कितने नंबर लेकर आने पर आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जो सक्सेस होती है ना, वो इस पर सिर्फ डिपेंड नहीं करती कि आप क्या पढ़ के जा रहे हो, इस पर डिपेंड करती है कि जो पढ़ के गए हो उसे अप्लाई कैसे किया है, आपने क्या मार्क्स ओरिएंटेड काम किया है। जब आपको पता है कि 60 दिन अभी आपके हाथ में ही, आज से मैं ये चीज करना एनालाइज कर दूं कि मुझे इतने स्कोर टारगेट करने हैं, यानी अगर आपको 200 नंबर लाने हैं तो 100 क्वेश्चन सही करने होंगे, 150 नंबर लाने हैं तो अब आप समझ गए हो कितने क्वेश्चन आपको सही करने। 60 दिन बाद आप लोगों का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 60 दिन के अंदर मैं एक सक्सेस फॉर्मूला आप लोगों को बताऊं, जैसे गारंटीड आप सभी लोगों को ये समझ में आएगा कि कितने नंबर लेकर आने पर आपका जेआरएफ हो जाएगा, या आपको कितने नंबर लेकर आने हैं तो कैसा रहने वाला है। आज इस 10 मिनट के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 4 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके बिहाफ पर आपको डिसाइड करना होता है कि कितना स्कोर आपको लाना है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि पॉपुलर सब्जेक्ट वर्सेस रेयर सब्जेक्ट, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस और दोनों की कट ऑफ एनालिसिस हमें किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे समझ में आना चाहिए कि आखिर मुझे कितने नंबर लेकर आने पर जेआरएफ हो जाएगा। अब एग्जामिनेशन अभी तक हुआ नहीं है, ना ही हमारे पास में कोई एग्जामिनेशन की डेट है, फिर भी हम लोग कैसे एनालाइज करें कि हमें कितने नंबर लेकर आने। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को जब बताया था कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 60 दिन की, तो मैंने आपसे पूछा था ये सवाल कि आप कितना स्कोर लेकर आओगे, और सभी लोगों ने बहुत सारे रिप्लाई उस वीडियो के नीचे किए। बहुत सारे कमेंट्स में बच्चों ने मुझे बताया कि हम इस सब्जेक्ट से और इतने स्कोर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। पर उन बच्चों का क्या जिन्होंने अभी तक कोई टारगेट ही नहीं, एक एमलेस जर्नी पर आप चल रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप कितना स्कोर लेकर आने वाले हो, तो कैसे श्योरिटी है कि आप जेआरएफ कर लोगे। उस 0.5% बच्चे के अंदर आ जाओगे जो जेआरएफ करता है। तो आज ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शांति से सुनिएगा, 4 पैरामीटर्स बताने वाली हूँ। इस हिसाब से आज मुझे बताइएगा कि फाइनली ये चारों चीजों को हैंडल करते हुए कितना स्कोर आप लेकर आए, क्योंकि शायद कोई यूट्यूब पर आपको ये चीज नहीं बताएगा जो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम है, तो मैं आपको बता दूं मेरा नाम अदिति शर्मा है। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए लगभग पिछले 3-3.5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑथेंटिक, ऑनेस्ट, क्रेडिटेबल एफर्ट हम लोग लेकर आ सके, ताकि आप सभी लोगों की हम हेल्प कर सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग मुझे बहुत पसंद है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से आती हूँ, तो बस वही प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे, जिसमें आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे वो सक्सेस फॉर्मूला। मैं आपको निकालने बारे में बताने वाली हूँ कि कितने नंबर लाकर आपका जेआरएफ गारंटीड हो जाएगा। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को आगे बढ़ूं, मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए यहाँ पर मैं 2 तरीके के सब्जेक्ट्स पे बातें करूंगी, एक आपका पॉपुलर सब्जेक्ट और एक आप लोगों का रेयर सब्जेक्ट। अब ये कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप सभी लोगों को जेआरएफ अड्डा पर प्रीमियम क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो 1 अप्रैल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इफ यू विश टू ज्वाइन, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिल जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस डेली 9 AM पेपर 1 एंड 7 PM पेपर 2 की मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आती हूँ। अब देखो, सबसे पहले ये सक्सेस फॉर्मूला निकालने के पहले आपको ये समझ में आना जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। क्या आप पॉपुलर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो या बिलोंग करते हो रेयर सब्जेक्ट से। पॉपुलर सब्जेक्ट से मेरा मतलब ये है जिसकी ऑडियंस 20,000, 25,000 या ऑन एन एवरेज मैं मान के चलूं कि आपकी ऑडियंस 40 से 50,000 का एवरेज कंक्लूड करती है, जैसे इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स, हिंदी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, साइकोलॉजी जैसे सभी सब्जेक्ट्स। अगर आप देखोगे तो लगभग 70,000 का बच्चा इंग्लिश के अंदर है। ये अपीयरिंग कैंडिडेट है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल किया वो नहीं बात कर रही हूँ, जिसने अपीयर किया उसकी बात कर रही हूँ। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ जाएंगे। फिर आपका पॉलिटिकल साइंस लगभग इतना ही, 65,000 के आसपास, और अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज में बात करूं तो लगभग आप लोगों का जो है वो 40,000 बच्चा के आसपास है ना। अगर आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के अंदर इतने एस्पिरेंट्स है, तो आप एक पॉपुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर आते हो। रेयर सब्जेक्ट के अंदर मैं मानती हूं कि जो भी ऑडियंस 20,000 से कम, एटलीस्ट मैं आप लोगों को बोल दूं कि 15-16,000 के आसपास एट मैक्स आप लोगों की ऑडियंस है, और एटलीस्ट अगर मैं बोलूं तो ये 2,000 की भी हो सकती है। इवन कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर तो आप देखोगे बहुत ही कम, जैसे रशियन जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर तो सिर्फ 60 बच्चे पेपर देते हैं, डिफेंस के अंदर 1000 बच्चा, योगा के अंदर 3700, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 4000, फॉरेंसिक साइंस, फिलोसफी, लेबर वेलफेयर, मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स। या ऑन एन एवरेज मैं आपको बोलूं कि आपकी जो ऑडियंस है वो 5 से 10 से 11,000 के बीच में अगर आपकी ऑडियंस रहती है तो
और 20,000 या उससे ज्यादा ऑडियंस रहती है तो आपकी कैटेगरी नंबर 2 हो गई। अब आज आप लोगों को कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि आप पॉपुलर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो या रेयर सब्जेक्ट से, क्योंकि दोनों की कट ऑफ एनालिसिस अलग अलग तरीके से होगी। दोनों को मैं अलग चीजें बताऊंगी कि किसको कितना स्कोर लेकर आना है। कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके कमेंट पर भी रिप्लाई करके आपको बता दूंगी कि क्या आपको टारगेट करना चाहिए। अब अगर आप लोग नोटिस करोगे पॉपुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो आप लोगों की पिछले 3 पेपर की कट ऑफ एक बार देखिएगा, दिसंबर 2025, जून 2025 और दिसंबर 2024। आप सभी लोगों के पास में आपका सब्जेक्ट है, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा के देख लो। मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, एक बार देखिएगा जरा कट ऑफ 192, 186, 180, 198। ये जेआरएफ की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। एट मैक्स जितने हो सकते हैं नंबर, मैक्सिमम नंबर कितने ला सकते हो या लाने थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब टारगेट करोगे तो ज्यादा ही टारगेट बनाना है। अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं तो आप लोगों के लिए एवरेज स्कोर जो है वो 185 है, 186 से 192, 186 से 192 के आसपास अगर आपका स्कोर बनता है तो आप सभी लोग मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस से आपका जेआरएफ हो जाएगा। इस डेटा का ये मतलब है। इंग्लिश की जहां पर बात करूं तो देखो 186 अभी रिसेंट में गई, फिर 188 उससे पहले और 214 गई थी 2024 के अंदर। ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं तो ये भी स्कोर लगभग आप लोगों के लिए जो है वो 190 से 200 के बीच का बैठने वाला है। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के अंदर आप देख सकते हो। यानी कुल मिला के अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बोलती हूँ कि 180 नंबर आपको लेकर आने हैं आउट ऑफ 300, तो आप ये मान के चलिए कि इसका मतलब ये हो गया पेपर 1 प्लस पेपर 2 के अंदर मिला के 180 स्कोर आपको लेकर आना है। अब आपका एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, तो आप ये मान लीजिए कि आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। आप लोगों को 150 में से 150 में से 90 क्वेश्चन सही करने होंगे, तब जाके आपका ये स्कोर बन जाएगा। देखो आप सभी लोगों के लिए मैं अगले वीडियो के अंदर लेकर आऊंगी कि किस तरीके से इन टारगेट स्कोर में पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर कैसे मार्क्स टारगेट करके पढ़ना है। वो अगर आप चाहते हैं तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जो सक्सेस होती है ना, वो इस पर सिर्फ डिपेंड नहीं करती कि आप क्या पढ़ के जा रहे हो, इस पर डिपेंड करती है कि जो पढ़ के गए हो उसे अप्लाई कैसे किया है, आपने क्या मार्क्स ओरिएंटेड काम किया है। बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब पास नहीं होंगे, सिर्फ 0.5% बच्चा पास होगा, तो वो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना रहा होगा। वही स्ट्रैटेजी मैं हमेशा स्टूडेंट्स को देती हूँ, प्रीमियम क्लासेस में भी देती हूँ, वही चीज बता दूं। तो अगर आपको चाहिए तो मैं वो अगला वीडियो बनाऊंगी, बट यस फिलहाल के लिए मैं बता सकती हूँ कि इसका मतलब ये हुआ, यानी अगर आपको 200 नंबर लाने हैं तो 100 क्वेश्चन सही करने होंगे, 150 नंबर लाने हैं तो अब आप समझ गए हो कितने क्वेश्चन आपको सही करने। जब तक आपको ये नहीं पता कि मुझे कितने क्वेश्चन सही करने हैं, मुझे कितना स्कोर लेकर आना है, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं अपने स्कोर के आसपास हूं भी या नहीं? क्योंकि आप तो यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हो, आप तो पेड क्लासेस में क्लासेस देख रहे हो, आप तो बुक्स पढ़ रहे हो, आपको कैसे पता? अब लास्ट टाइम में मैराथन्स देखोगे, लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट लगाओगे और फिर अपने आप को डिप्रेस करोगे कि यार मेरे तो मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे। तो ये चीज आज से क्यों नहीं कर रहे हो, जब आपको पता है कि 60 दिन अभी आपके हाथ में है? आज से मैं ये चीज करना एनालाइज कर दूं कि मुझे इतने स्कोर टारगेट करने हैं। हर दिन जब कोई क्वेश्चन निकालू तो ये सोच के निकालू कि यार मुझे इतना स्कोर टारगेट करना है, मुझे इतने क्वेश्चन सही करने हैं। तो सोच के देखना, 1 सेकेंड के लिए सोच के देखना, फायदा नहीं होगा क्या? और अभी वो पैनिकनेस भी नहीं आएगी कि यार मेरे तो मैम नंबर ही नहीं बन रहे हैं। क्यों? टाइम है, नहीं बन रहे हैं तो उन टॉपिक्स पर फोकस करो जो टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं और आपको नंबर दे सकते हैं। मैं कह रही हूं अगर मुझे 150 में से 90 क्वेश्चन सही करने हैं तो इमेजिन करो कितने क्वेश्चन है जो मैं गलत कर सकती हूँ, कितने क्वेश्चन है जो मैं छोड़ सकती हूँ। इसके अंदर मैं मार्जिन भी ले लेती हूँ 10 और क्वेश्चन का, मैं कह रही हूँ 20 और क्वेश्चन का भी मार्जिन ले लेती हूँ, तो भी 40 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। यानी 120 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन को टारगेट करके आपको समझ में आ जाएगा कि यस आई कैन डू जेआरएफ। ये पावर है अगर पहले से पता हो कि कितना टारगेट करना है। बॉटम अप अप्रोच, उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक हो जाना चाहिए। ऐसे ही सेम चीज अगर मैं आपको बोलूं रेयर सब्जेक्ट्स की, तो रेयर सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे जैसे होम साइंस हो गया या बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ लो, सबसे ज्यादा कट ऑफ इस साल इसी की गई थी 242, 242 नंबर लेकर आने पर जेआरएफ मिला था यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट को। अगर आप देखोगे तो आप लोगों का लास्ट जो सेमेस्टर था उसका कट ऑफ कितना गया था 224, उससे पहले 222। अगर आप सभी लोग रेयर सब्जेक्ट के अंदर कुछ गौर फरमाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सभी के सभी रेयर सब्जेक्ट्स के अंदर जो एवरेज है वो एवरेज भी आप लोगों का 210 प्लस जाता ही जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली कम ऑडियंस है, सिक्रीट ऑडियंस है,
कॉन्सेंट्रेटेड डेंस ऑडियंस है, मेजॉरिटी या जनरल वाली बच्चा नहीं है, वो बच्चा है जिसने स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट किया हुआ है, ये स्पेशलाइज्ड है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बच्चे भी कम है, सब्जेक्ट की वैकेंसी भी कम है, तो कंपटीशन डेंस है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार अगर मुझे जो है वो 220 प्लस नंबर टारगेट करने हैं, तो वो 220 प्लस नंबर जो है वो मुझे कैसे टारगेट करने, 110 से ज्यादा क्वेश्चन सही करने पर ही JRF होगा, ये आप लोगों को समझ में आता है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि मेरी 4 ऐसी चीजें हैं, टॉप 4 फैक्टर्स जिसके भी आप पर डिसाइड आप कर सकते हो कि आपका नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए, आपका टारगेट कोर्स के टारगेट जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए, तो वो मैं आपको बताती हूँ। टारगेट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए आपका। पहला होता है डिफिकल्टी ऑफ पेपर। ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, जैसे आप ऑब्वियसली 242 नंबर गए हैं तो आप मान के चल सकते हो कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल उतनी नहीं रही होगी। जो 4000 बच्चों ने पेपर दिया है ऑन एन एवरेज उन सभी के जो है वो इसके आसपास नंबर रहे होंगे। देन अगर मैं बात करूं तो आपकी आती है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। जैसे मैंने कहा जितना ज्यादा आप सभी लोगों के लिए ऑडियंस बढ़ती जाएगी, कट ऑफ के कम होने के चांसेस जो है वो आप सभी लोगों के लिए हो जाएंगे। यानी अगर मैं कुल मिला के आप लोगों को बात करूं कि जितना ज्यादा कंपटीशन टफ होगा, क्वालिटी कंपटीशन बढ़ता जाएगा, उतने ज्यादा कट ऑफ होने के चांसेस हो जाएंगे, राइट। और जितने कम आपका क्वालिटी कंपटीशन होगा उतने कम चांसेस है कि आपकी कट ऑफ जो है वो ऊपर जाएगी। कुल मिला के अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो आपको ये सारी चीजें स्पेशली पॉपुलर सब्जेक्ट में समझनी, क्योंकि रेयर सब्जेक्ट में तो आप मान के चलिए कि आपकी कट ऑफ जो है वो 200 पार जाएगी ही जाएगी। कोई भी आप लोग रेयर सब्जेक्ट उठा के देखना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं बता रही हूँ आपको पॉपुलर सब्जेक्ट के। देन अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन पैटर्न जो होता है ना वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। पेपर की डिफिकल्टी अलग चीज होती है। पेपर की डिफिकल्टी का मतलब होता है किसी एक टॉपिक से आप लोगों का क्या क्वेश्चन पूछा, कौन कौन से टॉपिक्स पर सवाल आया है ना। हो सकता है कि पिछले 5 सालों में किसी टॉपिक पे सवाल नहीं आया और वो इस साल आ जाए, पेपर को डिफिकल्ट बना देगा। पैटर्न इज डिफरेंट। आप सभी लोगों के लिए MSO टाइप का सवाल आ रहा है, आप सभी लोगों के लिए MTC मैच द कॉलम टाइप का सवाल आ रहा है, राइट। आप सभी लोगों के लिए जो है वो असर्शन रीजन टाइप का सवाल आ रहा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप का सवाल आ रहा है। ये है पैटर्न। और इनमें अगर आप लोग देखोगे जितना ज्यादा थ्योरी बेस्ड लेंथी पेपर, थियोरेटिकल पेपर आएगा उतने ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो आप लोगों की चीजें होती है ना ये पेपर को और ज्यादा सब्जेक्टिव बनाती है, सब्जेक्टिविटी इसके अंदर इंक्लूड कर देती है। जितना प्रैक्टिकल पेपर होता है कंपैरेटिवली कट ऑफ जो है वो उतनी ज्यादा कंट्रोल्ड वे के अंदर जाती है। तभी आप देखते हो कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर ऑन एन एवरेज पिछले 5-6 सालों के अंदर सिमिलर ही कट ऑफ रही है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज आपको देखने नहीं मिला। थियोरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर कट ऑफ बहुत ऊपर नीचे जाती है। इंग्लिश का एग्जांपल ले लो, पॉलिटिकल साइंस का एग्जांपल ले लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल ले लो। देन मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के लिए एग्जामिनेशन साइकिल पे भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जून की साइकिल है या दिसंबर की साइकिल है। मेरा ऐसा मानना है कि जितने ज्यादा आप लोगों के फ्रेश एस्पिरेंट्स आते हैं, जितने ज्यादा आप लोगों के जो है वो नए बच्चे एग्जाम देते हैं, उतना ही आप लोगों के कट ऑफ के ऊपर भी इफेक्ट आता है। यूजुअली मैंने ऐसे नोटिस किया है, पिछले 10 साल के कट ऑफ एनालाइज करती हूँ, आपके लिए इग्निशन बैच लाती हूँ, है ना, प्रीमियम बैचेस में हमेशा आपको ये सब चीजें बताती हूँ। तो जितने भी मैंने एनालिसिस किया है, ज्यादा आपके सीरियस कैंडिडेट्स, या मैं यूं कहूं क्योंकि मास्टर्स के रिजल्ट जब सितंबर में ही आते हैं तो वो सब लोग भी नेट का एग्जाम दिसंबर में देते हैं, तो ज्यादा सीरियस कैंडिडेट्स दिसंबर के अंदर आते हैं। और इसी वजह से जो आप लोगों का कट ऑफ शिफ्ट होता है ना वो भी आप नोटिस करो कि ज्यादातर आप लोगों का दिसंबर में देखते हैं। वेयर एज जून के अंदर जो है वो मुझे लगता है कि नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स इतने ज्यादा नहीं होते और इसीलिए कट ऑफ के अंदर भी कुछ मेजर हाइक आप नहीं देखते हो। ऐसा एक अजम्पशन है जो पिछले डेटा के बिहाफ पर मैंने लगाया। बट यस, ये भी आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बिहाफ पर आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा, बट मेरे हिसाब से ये 4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इन्हीं चारों चीजों के बिहाफ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि आप अपना गेम इंप्रूव करने के लिए कैसे अपना टारगेट स्कोर बना सकते हो। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि कट ऑफ होती क्या है। कट ऑफ का मतलब है मिनिमम मार्क्स जो आपको लेकर आने होंगे, या मिनिमम मार्क्स जो बच्चा लेकर आ रहा है, या मैं परसेंटाइल की नहीं कट ऑफ की बात कर रही हूँ। अब अगर आप लोगों की कट ऑफ जो है वो आपको निकालनी है तो आपको पता है कि पेपर
का लेवल कैसा रहा है, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, और इसके बाद उस सब्जेक्ट की कितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, रिसर्च के लिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। आपको ये एनालाइज करने के लिए मुझे कितना स्कोर लाना है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी रेयर सब्जेक्ट की कट ऑफ हाई क्यों जाती है मैम, आगे जाके वैकेंसी नहीं है। स्पेशलाइजेशन जो है वो रिसर्च के अंदर बहुत कम यूनिवर्सिटीज में होता है, बहुत कम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है। वेयर एज जिनके अंदर एपी की वैकेंसीज अच्छी खासी आती है, ऑन एन एवरेज आती ही रहती है, रिसर्च के ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, उनकी कट ऑफ जो है वो उतनी हाई नहीं जाती है जितनी रेयर सब्जेक्ट्स की जाती है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। देन आप सभी लोगों को ये समझना रहेगा कि आप सभी लोगों को जो कट ऑफ एनालिसिस है वो टारगेट स्कोर ऐसा करना है कि आपको अपने पिछले 3 इयर्स का, जो आप लोगों का 3 साल का कट ऑफ लिया है ना, आपको उन 3 साल की कट ऑफ का एवरेज निकालना है, और उसके अंदर मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को जो है वो लगभग 15 से 25 नंबर की रेंज, डिपेंडिंग अपॉन आप रेयर सब्जेक्ट से हो या आप हो पॉपुलर सब्जेक्ट से, आपको वो एड ऑन करना है और वही आपका टारगेट स्कोर है। जैसे मैं अपना निकाल के आपको बताती हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करती हूँ और मान लीजिए मेरे पिछले 3-4 साल का जो कट ऑफ का एवरेज आ रहा है वो 180 आ रहा है फॉर जेआरएफ। मैं इसके अंदर कितना जोड़ लूंगी, मैं इसके अंदर लगभग 15 से 20 नंबर जोड़ लूंगी, यानी कुल मिला के मैं जो है, और अगर आप कंप्यूटर साइंस से मेरे प्रीमियम बैच में हो तो आपको पहले दिन मैंने बोला था कि हमें 300 में से 200 नंबर टारगेट करने हैं। आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप नेट की भी भले तैयारी कर रहे हो, कुछ भी हो, हम 200 क्वेश्चन या 200 नंबर टारगेट करेंगे। मतलब मुझे जो है वो 100 क्वेश्चन सही करने हैं 150 में से, ये 100 क्वेश्चन सही करने हैं मुझे उन 10 यूनिट में से, राइट? तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि मुझे या मेरा कोई भी एक स्टूडेंट जो ये देख रहा है या कोई भी एक एस्पिरेंट्स जो एग्जामिनेशन देने वाले है, उसको ये पता है कि यार मुझे इतना टारगेट करना है, मुझे 200 प्लस लेकर आना है, तो वो उसी तरीके से पढ़ाई करेगा, उसी बॉटम अप तरीके से पढ़ाई करेगा। अब आपको कितना स्कोर लेकर आना है वो आज आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आपने कितना ऐड किया है, कितना माइनस किया है, वो आप बताना, ताकि मैं उसके नीचे कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई करके बता सकूं गुड टू गो। यानी टारगेट स्कोर और सब्जेक्ट जरूर मेंशन करेगा। आपको मैं ये बता देती हूँ, जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि मुझे कितने नंबर लाने हैं, कितने क्वेश्चन सही करने हैं, किस पेपर 1 में और पेपर 2 में कितने में से कितने नंबर लेकर आऊंगा, आपकी आधी चिंता खत्म। जब ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फालतू का दिमाग लगा रहे हो, उससे बेटर है टारगेट स्कोर बनाओ और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। अब आपको पेपर 1 और पेपर 2 में इंडिविजुअली कैसे नंबर स्कोर करने हैं, कैसे नंबर टारगेट करने हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं अगला वीडियो उस पर लाऊंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा, आपकी हेल्प होगी इससे। और भी कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो जेआरएफ अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना। डेली कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आऊंगी जो आप लोगों की तैयारी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, आपके स्कोर को, आपके गेम को और आपके करियर के अंदर आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए जरूर हेल्प करेगा। मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगली क्लास में, सुबह 9 बजे पेपर 1 और शाम को 7 बजे कंप्यूटर साइंस की फ्री क्लासेस के साथ में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।